हेलो फ्रेंड्स, मैं होमन कुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड एनेस्थेशिया एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी डॉक्टर प्रीतम सर से। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रीतम सर से। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय को यहाँ देने के लिए, हमारे शो में देने के लिए। सबसे पहले कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। एक बार सर हमारे व्यूअर्स को हेलो बोल दीजिए और छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार, मैं एक इंटेंसिविस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। करेंटली मैं एज ए ट्यूटर वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी में पोस्टेड हूँ और MBBS फर्स्ट ईयर के बच्चों को फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ और पार्ट टाइम मैं अपने हॉस्पिटल में ICU को देखता हूँ, क्रिटिकल इल पेशेंट को मैनेज करता हूँ और एनेस्थेशिया देता हूँ। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम सर, जो कि पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं और कहाँ कहाँ इसके ब्रांचेज हैं सर? पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना भागवत नगर में हम लोग ने बनाया और हम लोग ने इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। तो लगभग सारे ही ब्रांचेस को हम लोग कवर करते हैं, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, पेडिट्रिस और क्रिटिकल केयर के जितने पेशेंट हमारे ICU में आते हैं वो आते हैं। मेनली जो सुपर स्पेशलिटी का काम हम लोग करते हैं वो है न्यूरो सर्जरी में क्रेनियोटोमी हुआ, ट्यूमर रिप्लेसमेंट हुआ, स्पाइन से रिलेटेड जो भी हुआ, डिकम्प्रेशन सर्जरीज हुआ और नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे यहाँ होता है। गायनी में हम लोग इनफर्टिलिटी से रिलेटेड केस वगैरह भी हम लोग यहाँ मैनेज करते हैं और क्रिटिकल पेशेंट के लिए हमारे यहाँ 22 बेड का ICU है जो कि बहुत ही स्पेशलाइज ICU है और 5 या 6 बेड का हमारे पास बर्न ICU भी है। पटना में बर्न ICU बहुत कमी है, लेकिन हमारे पास बहुत ही अच्छा 6 बेड का बर्न ICU है, स्पेशलाइज बर्न ICU। अगर सर बात करें पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ब्रांच की, तो इसके ब्रांच कहाँ कहाँ हैं सर? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब पटना में हम लोगों ने हॉस्पिटल खोला तो उसके बाद हम लोग बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ डिफरेंट डॉक्टर से मिलने गए कि हम लोग ने हॉस्पिटल डाला है और अगर आपके पास लगता है कि कोई पेशेंट ऐसा है जो यहाँ मैनेजेबल नहीं है, जिसको पटना रेफर करना है, तो हमारे हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है। आप हमारे हॉस्पिटल में जिस पेशेंट को भेजेंगे तो हम लोग उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकेंगे। उस क्रम में जब मैं अपने होम टाउन जमुई गया, उससे पहले मैं कम ही जाया करता था, मदर फादर रहते थे लेकिन मैं कम जाया करता था क्योंकि सारा काम यहीं पटना में सीमित था, सारा प्रैक्टिस यहीं पटना में करता था। लेकिन जब हॉस्पिटल खोला तो मैंने हॉस्पिटल के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ बिहार में डिस्ट्रिक्ट में मैं घूमा। तो मैं जब जमुई गया तो मैं जब वहाँ गया तो मैं डिफरेंट डॉक्टर से मिला तो मुझे मालूम चला कि बहुत सारे पेशेंट जो वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं तो रात में वहाँ पे इमरजेंसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इमरजेंसी पेशेंट को देखा जाए। बहुत से में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे यंग पेशेंट इमरजेंसी में जमुई से पटना के लिए निकले लेकिन ऑन वे उनका डेथ हो गया। जो प्राइमरी केयर या मैनेजमेंट वहाँ होना चाहिए था, नहीं मिलने से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए रास्ते में। तो मेरे अंदर एक फीलिंग आया कि चूंकि मेरा जन्म तो इसी जगह हुआ है, जमुई में ही हुआ, तो मेरा ये भी एक कर्तव्य बनता है कि यहाँ के आदमी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई रोड पे ना मरे, सबको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, एटलीस्ट प्राइमरी चीज तो अवेल कर सके ताकि उसको पटना तक पहुँचने में सपोर्ट हो सके या मोर्टेलिटी रेट घट जाए। तो हम लोग ने जमुई और झाझा में अपना ब्रांच को डाला। जमुई में हम लोग का 15 बेड का हॉस्पिटल है, ICU है और उसमें 10 बेड का ICU है, जनरल वार्ड है, HDU है, OT है, ये सब है। और झाझा में हमारा 6 बेड का ICU है और जनरल वार्ड है और OT है। ये हमारा झाझा में। तो जैसा कि आप सबको सुन पा रहे हैं, पटना के अलावा जमुई और झाझा में भी पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी की ब्रांचेस हैं। तो अगर मेरे किसी व्यूअर्स को अगर वो वहाँ की जो एड्रेस है अगर वो नज़दीक पड़ती हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। अभी सर से हम जानेंगे कि सर पटना के अलावा अपने उन 2 ब्रांचेज में कब कब समय देते हैं।
अभी कोविड के कारण तो मैक्सिमम समय मैं जमुई और झाझा को ही देता हूँ, क्योंकि मीन टाइम मेरा ड्यूटी कोविड में लगा हुआ है तो उसको भी देखना होता है। और जब मुझे वहाँ से समय मिलता है तो 2 दिन के लिए मैं पटना आता हूँ, तो यहाँ के भी सेंटर को देखता हूँ। ऐसे अगर मोटा मोटी बोला जाए तो 4 दिन वहाँ और 3 दिन यहाँ मैं देता हूँ। तो 4 दिन का समय झाझा और जमुई के लिए और 3 दिन का समय पटना के लिए। तो सर ये 4 दिन जो है वो कब कब होता है, अगर कोई हमारे मंडे ट्यूसडे जो होता है, वेडनेसडे मैं पटना में रहता हूँ, और रेस्ट डे, हाँ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये मैं वहाँ रहता हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर जमुई झाझा में पेशेंट फ्लो ठीक है या पेशेंट है तो मैं उनको छोड़ के नहीं आता, तो मैं अपना सारा समय 5 दिन 6 दिन भी वहीं दे देता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि पेशेंट को छोड़ के मैं चला आऊँगा, ये नहीं होता। पेशेंट वहाँ जिस रेशियो में रहता है, मुझे लगता है मेरे बाद भी वहाँ पे दो डॉक्टर या 3 डॉक्टर काम करते हैं जो मेरे बाद पेशेंट को मैनेज करते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं कोई पेशेंट सीरियस है, नंबर ऑफ पेशेंट सीरियस पेशेंट ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पे रह के पेशेंट को खुद ही मॉनिटर करता हूँ और मैं पटना की तरफ नहीं आता, फिर वहीं रह जाता हूँ। पेशेंट के लिए प्रायोरिटी पेशेंट हो जाता है, सारा कंसंट्रेशन पे हाँ, नहीं हाँ, होता है। हाँ। सर अभी के इस पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना का जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, अगर उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। अभी तो एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था कि पटना में बहुत सारे पेशेंट बिना अनअटेंडेड, मतलब मान सकते हैं कि किसी ने उनको एडमिट नहीं किया। बहुत सारे पेशेंट एडमिशन के लिए गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन हॉस्पिटल ने डर से नहीं लिया, क्योंकि शायद उन लोगों के पास व्यवस्था नहीं डेवलप हुआ हो। इनिशियली शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, हम लोग ने भी नहीं सोचा था, और वैसा हम लोग ने भी बाद में वो स्टार्ट किया। तो बहुत सारे पेशेंट जो थे वो ट्रीटमेंट के अभाव में उनका डेथ हो गया। बहुत सारे पेशेंट आ नहीं पाए हॉस्पिटल तक, किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब को देखते हुए हम लोग ने अपने हॉस्पिटल को, बहुत सोचने के बाद हम लोग ने सोचा कि नहीं, अपने हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनना सिर्फ मतलब कि हॉस्पिटल खोलने तक सीमित नहीं होता है। अगर हम लोग इस आपदा में समाज के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ स्टैंड नहीं किए, कुछ खड़े नहीं हुए और हिम्मत नहीं जुटा कि उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या किया? क्योंकि यही एक समय होता है जब खुद को आगे बढ़ के, कल को मेरे पीछे के जनरेशन, जो आगे के जनरेशन आएंगे, उनको मैं बोल तो सकूंगा कि ना जब कोरोना आया था तो हम लोग ने भी डट के उसका के सामने मुकाबला। ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि मैंने मुंह छुड़ा करके अपने क्लिनिक को शट डाउन कर दिया था। आखिर मुझे भी तो अपने बच्चों को फेस करना है कि आपने क्या किया था उस समय, वो भी तो देखेंगे, तो वो भी तो क्वेश्चन पूछेंगे ना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर लेना है। और जहाँ सारे हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल के 5 बेड 6 बेड या 2 बेड देते थे, हम लोग ने पूरे हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। क्या? और ऑलमोस्ट हर समय हमारे हॉस्पिटल में 20-25 पेशेंट हमेशा एडमिट रहे कोविड के। ओवरऑल हर चीज़ फुल रहा, आईसीयू फुल रहा और रूम फुल रहा। तो हम लोग ने अपने लिमिट से एबव जाकर जितने पेशेंट हो सका उसको हम लोग ने सेवा दिया, मेहनत किया उसके ऊपर। और बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ थी, 1-2 मॉर्टलिटी छोड़कर सारे पेशेंट ठीक हो गए। बिल्कुल, सारे पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए, यहाँ से गए। बहुत अच्छा फीडबैक रहा सबका। और जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, एक डॉक्टर थे जिन्होंने खुद ही अपना सारा रिव्यू दिया कि वो कितना अच्छा उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला, और अपने अच्छे तरीके से सारा अच्छे तरीके से वो उन्होंने डिटेल किया। आप चाहें तो हमारे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि कोरोना के बारे में कुछ डिटेल से आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये बीमारी को आए तो बहुत दिन हो गया, लगभग मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे डॉक्टर्स, और हमने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए, बहुत सेमिनार अटेंड किया कोरोना के बारे में। तो ऑलमोस्ट अब मैक्सिमम आदमी जान चुके हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी भी एक डाउट बना रहता है, क्योंकि मैं कॉलेज में अभी आईसीयू में भी पोस्टेड हूँ, तो एक बना रहता है कि कब और कैसे पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है। कब हमको मालूम होना चाहिए कि इस पेशेंट को अब मेरे को डिस्चार्ज कर देना है या इसको अभी तक रखना है। तो सारे फिजिशियन को या क्लिनिशियन जो भी कोविड पेशेंट देख रहे हैं, उनको डिस्चार्ज का एक क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए कि कब हम लोग को पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। तो गवर्नमेंट ने एक रिवाइज क्राइटेरिया बनाया है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि 3 कैटेगरी में पेशेंट को डिवाइड किया गया है, माइल्ड टू प्री माइल्ड सिंड्रोम, दूसरा मॉडरेट सिम्टम, एंड तीसरा है जो सीवियर सिम्टम लेके आते हैं। माइल्ड पेशेंट के बारे में मैं बताता हूँ। माइल्ड पेशेंट वो होते हैं
उसमें उनमें डिस्चार्ज जिनमें ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, बॉडी एक फीवर ये सब रहता है, तो उसको सिंपल कोविड केयर सेंटर में हम लोग एडमिट करते हैं और सिम्टम होने के 10वें सिम्टम जिस दिन स्टार्ट हुआ उसके 10वें दिन हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंटली जब 3 दिन तक उनको फीवर नहीं आया तो हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज कर और उनका सैचुरेशन मोर देन 95% होना चाहिए। लेकिन जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो हमको उनको बताना पड़ेगा कि आप घर जाकर के सेल्फ केयर के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट करेंगे 7 डेज में। अगर इस 7 दिन के दौरान आपको फिर से कोई सिम्टम आता है कि आपको लगे आपको फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो आप दोबारा कभी भी 1075 पे या कोविड केयर हेल्पलाइन पे खुद को कांटेक्ट करके फिर से ट्रीटमेंट में आ सकते हैं। या कोई माइल्ड पेशेंट ड्यूरिंग किसी समय डिस्चार्ज के किसी समय या डिस्चार्ज से पहले किसी समय उनका सैचुरेशन 95% से घट जाता है तो उसको कम्युनिटेड कोविड केयर सेंटर भेज देंगे जहाँ के ऑक्सीजन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। ये हो गया माइल्ड पेशेंट के साथ। दूसरा आता है कि मॉडरेट पेशेंट वो होते हैं जिनको कमिटेड कोविड केयर सेंटर में एडमिट करता है जहाँ पे ऑक्सीजन बेड की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो उस पेशेंट में हम लोग जब देखेंगे कि लगातार 3 दिन तक पेशेंट को बुखार नहीं आया या लगातार 4 दिन तक पेशेंट ने मोर देन 95% ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन किया, वो भी विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, तो सिम्टम अपेयर होने के 10वें दिन पर हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो कमिटेड कोविड केयर सेंटर में या जो मॉडरेट पेशेंट है उसमें डिस्चार्ज करने का क्राइटेरिया होगा जिसको बिना एंटीबायोटिक बिना पैरासीटामोल खाए हुए फीवर 3 दिन तक लगातार नहीं आया हो, जिनको ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं पड़ रही हो लगातार 4थे दिन तक, जिनका सैचुरेशन मोर देन 95% हो विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, जिसको कोई ब्रेथलेसनेस नहीं हो, और हम लोग उस पेशेंट का रेगुलर बॉडी टेम्परेचर और सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग मेजर करते हैं वो मेजर करेंगे और ये सब देखेंगे, तो उस पेशेंट को हम लोग मॉडरेट पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मॉडरेट इल पेशेंट को फीवर 3 दिन के बाद भी आ रहा हो जिसका सैचुरेशन 95 से कम हो, उस पेशेंट में जो क्राइटेरिया होता है टिल द क्लिनिकल सिम्टम सबसाइड, और क्लिनिकल सिम्टम सबसाइड करने के 4 दिन बाद तक उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट मोर देन 95% हो, तो ही हम लोग मॉडरेटली इल पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और मैंने बताना भूल गया था कि माइल्ड सिम्टम और मॉडरेट सिम्टम वाले पेशेंट में RT-PCR की रिपोर्ट का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। आप लोग बिना RT-PCR की रिपोर्ट के इंतजार किए हुए पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम सबसाइड कर जाने के बाद, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने के बाद आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हो। उसको रिपोर्ट के लिए वेट नहीं कराना है कि आपका रिपोर्ट आएगा तो ही आपको डिस्चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ करना नहीं है, उनको भेज देना है और 7 दिन का होम आइसोलेशन कंपलसरी है। अब आता है तीसरा जो केस होता है वो सीवियरली इल पेशेंट का होता है। सीवियरली इल पेशेंट के क्राइटेरिया में हम लोग उनको लेते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे कि HIV पॉजिटिव पेशेंट, रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट और किसी मेलिग्नेंसी के पेशेंट जिनको किसी टाइप का कोई कैंसर हो। वो लोग सारे ये तीनों केस में जो पेशेंट होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी बॉडी इम्यूनिटी हमारे बॉडी की तरह नहीं होता है, उनका डिटोरेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में जो प्रोटोकॉल होता है डिस्चार्ज करने का वो होता है टिल द सिम्टम सबसाइड, मतलब कि आपका जो सिम्टम है ब्रेथलेसनेस का, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, वो जब तक कम्प्लीटली खत्म नहीं हो जाए। और RT-PCR, इस केस में हम लोग RT-PCR जो थ्रोट स्वाब लेते हैं, जो RT-PCR करते हैं वो निगेटिव हो तो ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो सीवियरली इल पेशेंट हो, क्रिटिकल इल पेशेंट हो, उसमें हम लोग सारे सिम्टम को सबसाइड करने का वेट करना है, उसके बाद RT-PCR रिपोर्ट को निगेटिव आने का वेट करना है, तो ही हम इस तरह के पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया को डिस्चार्ज करना। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने इस सेंटर को कोविड केयर सेंटर में बनाया और हमारे पास सारी व्यवस्था उपलब्ध हैं जो एक अच्छे सेंटर में होना चाहिए। ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़, हर बेड पे ऑक्सीजन है, हमारे पास बाइपेप्स है, हमारे पास हाई फ्लो ऑक्सीमीटर्स है, वेंटिलेटर्स हैं, हमारे यहाँ जो डॉक्टर की टीम है वो अच्छी टीम है, एक MD मेडिसिन है, एक रिस्पिरेटरी मेडिसिन है के डॉक्टर साहब हैं, एक DM कार्डियो हैं। तो ये 3 का ग्रुप हम लोग ने बनाया है और ड्यूटी डॉक्टर की एक टीम है जो कि पेशेंट को थ्रू आउट द क्लॉक देखते रहते हैं। एक टाइम में
रेस्पिरेटरी वाले आके देखते हैं, एक टाइम में कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, एक टाइम में जो एमडी मेडिसिन है, जो कोविड में, खासकर कोविड में काम कर रहे हैं वैसे आदमी के को हम लोग ने साथ जोड़ा है, ताकि कोई भी रिसेंट एडवांसमेंट हुआ हो तो वो उस चीज़ को देख सके। तो कोई भी आदमी कहीं भी है, बिहार के किसी भी कोने में है, अगर उनको लगता है कि उनको कोविड है या उनको कोविड सेंटर का नीड है जहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप हमारे कोविड सेंटर पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड भागवत नगर आ सकते हैं। और कोई भी तकलीफ होने से रिसेप्शन का कॉन्टैक्ट नंबर या हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग ने डाल दिया है, आप कभी भी उस पर कॉल करके 24/7 फैसिलिटीज़ है, तो रात में कभी भी, दिन में कभी भी आप कॉल करके डायरेक्शन के लिए या फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है उसको जानने के लिए, डॉक्टर्स का टाइम क्या, एबिलिटीज़ क्या है वो जानने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग 24/7 सारे ही पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं और पुष्पांजलि हमेशा आप लोग के साथ है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी का नंबर और डॉक्टर साहब का नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल से या सर से संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और सर आगे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए सर हमारे साथ यहाँ जुड़े रहेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।